Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about some important literary works. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe. This video covers some important works of the authors who belongs to Elizabethan age and also Puritan. First is here for you George Chapman 1559 to 1634. Chapman known for his translation of Homer. वैसे जॉर्ज चैपमैन अपने जो होमर का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था उसके लिए फेमस है. हिज बेस्ट नोन ट्रेजेडी इज बुजी डी एम्बॉयस 1607. इनके बेस्ट नोन ट्रेजेडी में है बुजी डी एम्बॉयस 1607 में आया था. ये रिवेंज ट्रेजेडी है फ्रेंच थीम पर. हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज द शैडो ऑफ नाइट 1594. इनका पहला पब्लिश्ड वर्क है द शैडो ऑफ नाइट जो कि 1594 में आया था. ये एक लॉन्ग पोएम है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज हाइमनस इन नोटेम एंड द सेकेंड पार्ट इज हाइमनस इन सिंथियाम. दिस कंटेंट हाइम्स डेडिकेटेड टू नाइट एंड सिंथिया द ग्रीक गॉडेस ऑफ मून. एक्चुअली ये पोएम जो है डेडिकेट करता है नाइट और सिंथिया को जो कि गॉडेस ऑफ मून के रूप में जानी जाती है इन ग्रीक मिथोलॉजी. ओविड्स बैंक्वेट ऑफ सेंस 1595 में ये वर्क आता है. पैरोडाइड द जेनर ऑफ द इरोटिक नरेटिव पोएम सच एज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस. ओविड्स बैंक्वेट ऑफ सेंस जो वर्क है वो पैरोडाइड करता है किसको? नरेटिव पोएम जो शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस है. ही कॉन्टिन्यूड मार्लोस हीरो एंड लिएंडर 1598. एक्चुअली मार्लोस ने अपना वर्क हीरो एंड लिएंडर को अधूरा छोड़ दिया था तो उसे कंप्लीट किया है चैपमैन ने 1598 में. जॉन किट्स इनके बारे में क्या कहते हैं? प्रेज्ड हिम इन हिज फेमस पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर. जॉन किट्स ने इनके ऊपर एक पोएम ही लिख दिया इनके वर्क के ऊपर. और क्या है उनके पोएम का टाइटल? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर. तो एक्चुअली इन्होंने प्रेज किए जॉन किट्स ने इनके वर्क की. इनके कुछ और वर्क्स हैं. द ब्लाइंड बेकर ऑफ एलेक्जेंड्रिया 1596 में आता है. अ ह्यूमरस डेज मर्थ 1597 में आ रहा है. ऑल फुल्स 1605 में ये वर्क्स आया था. द रिवेंज ऑफ बिजी डी एम्बॉयस 1610. द इलियड्स ऑफ होमर 1611. सीजर एंड पॉम्पी 1613. द होल वर्क्स ऑफ होमर 1616. द क्राउन ऑफ ऑल होमर्स वर्क्स 1624. ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है और एक्चुअली इनके वर्क का थीम ही होमर के वर्क्स है और उसी पे बेस्ड इन्होंने अपनी मैक्सिमम वर्क्स कंप्लीट किए राइट किए हैं. नेक्स्ट वन इज जॉन मास्टन 1575 to 1634. Besides being dramatist, he was also a satirist. जॉन मास्टन ड्रामेटिस्ट के साथ साथ सेटायरिस्ट भी थी. His dramas, both tragedies and comedies, are also marked by ferocious satire. तो इनके जो कॉमेडीज और ट्रेजेडीज थे दोनों में ही फेरोसियस सटायर देखने को मिलता है. द बेस्ट ऑफ हिज ट्रेजेडीज आर एंटोनियोज रिवेंज 1600 एंड एंटोनियो एंड मेलिडा 1599 to 1600. डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी. इनके जो बेस्ट ट्रेजेडीज है उसमें है एंटोनियोज रिवेंज और एंटोनियो मेलिडा. ऐसा माना जाता है कि स्पेनिश ट्रेजेडी का ही ये डिसेंडेंट्स हैं. मीन्स उसी फॉर्म में ये जो ड्रामा है इन्होंने ट्रेजेडीज लिखे हैं. दे आर इन द सेनेकन ट्रेडिशन कैरेक्टराइज्ड बाय कोर्टसन ब्रूटलिटी एंड वायलेंस. तो एक्चुअली ये जो कैरेक्टर्स है इसमें मतलब ये सेनेकन जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं और कोर्सनेस है, ब्रूटलिटी है, वायलेंस है, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलता है. द बेस्ट ऑफ हिज कॉमेडीज आर द मॉल कंटेंट 1601 एंड द डच कॉटसन 1604. तो इनके जो बेस्ट कॉमेडीज़ हैं उसमें मॉल कंटेंट और डच कॉटसन है. Marston collaborated with Johnson and Chapman in the writing of the play Stewart Ho 1605. तो जॉन मास्टन ने कोलेब्रेशन में स्टुअर्ट हो लिखा 1605 में और किसके कोलेब्रेशन में? जॉनसन और चैपमैन के. एमंग द बेस्ट ऑफ रेनेसा कॉमेडीज. स्टुअर्ट जो है वो रेनेसा कॉमेडीज में से जो भी रेनेसा टाइम के कॉमेडीज रहे उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है स्टुअर्ट हो. द प्ले इज नोन फॉर इट्स विगर, for its realism, for its light-heartedness and for its decency. तो इस प्ले में 4 पॉइंट देखने को मिलता है. क्या है? विगर,
रियलिज्म, लाइट हार्टेडनेस और डिसेंसी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ पिग्मेलियोरिस इमेज एंड सर्टेन सेटायर्स 1598 में आया था। द स्कोर्स ऑफ विलेनी, 3 बुक्स ऑफ सेटायर्स ये है 1599 में। हिस्ट्री ऑफ मैक्सटिस करके है 1599 में आया था। जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट और द कॉमेडी ऑफ पास्किल एंड कैथरीन 1600 to 01। वॉट यू विल 1601 में आया था। पैरासिटेस्टर और द फॉन, ये सेकंड टाइटल है द फॉन पैरासिटेस्टर का 1604 में आया था। द स्पेक्टिकल प्रेजेंटेड टू द सेक्रेट मैजेस्टीज 1606 का वर्क है। काउंटेस ऑफ डरबाई 1607। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके अदर वर्क्स हैं। नेक्स्ट वन इज थॉमस डेकर 1517 to 1641। डेकर वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड गे। डेकर जो थे वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थे और खुश मिजाज वाले। द बेस्ट नोन प्लेज ऑफ डेकर आर द शू मेकर्स हॉलीडे 1599 में आया था। सेंटर्ड ऑन साइमन आयर, रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द क्राफ्ट एंड इंस्पायर्ड बाय डेलोनिस द जेंटल क्राफ्ट। तो इनका जो वर्क है द शू मेकर्स हॉलीडे वो किसके लाइफ पर बेस्ट है, साइमन आयर के, और क्राफ्ट के बारे में इसमें बताया गया है। और इनका ये वर्क किससे इंस्पायर्ड है, डेलोनिस का जो द जेंटल क्राफ्ट है उसी से इंस्पायर्ड है। द ऑनेस्ट वॉर 1604 में आया था। ग्लिम्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड ऑफ लंदन एंड रिकॉर्ड्स द ट्रायल एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ वॉर और प्रोस्टिट्यूट। तो द ऑनेस्ट वॉर जो है वो लंदन की जो अंडरवर्ल्ड की लाइफ के बारे में बताता है और उस टाइम पीरियड में जो भी ट्रायल और एक्सपीरियंसेस हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनको पहले भी कवर किया जा चुका है बट कुछ उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स छूट गए हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है। हिज वर्क्स आर ओल्ड फॉर्चुनेट्स 1599, द वंडरफुल ईयर 1603, द 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन 1606, द बेलमन ऑफ लंदन 1608, द गुल्स होम बुक 1609, द रोरिंग गर्ल 1610। तो ये कुछ इनके अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं टॉमस डेकर के। नेक्स्ट वन इज टॉमस मिडल्टन 1570 to 1627। Middleton depicts like Heywood the life of London but ridicules their follies and weakness। मिडिल्टन जो करते थे वो हैवुड की तरह लंदन की लाइफ को डेपिक्ट करते थे, बट इन्होंने लंदन के जो लोग थे उनकी लाइफ को डेपिक्ट करने के साथ साथ उनके जो कमियां थी, फॉलिस थे, वीकनेस थी, उसको रिडिक्यूल भी किया है सो दैट कि वो रिफॉर्म कर लें, इम्प्रूव कर लें। हिज लाइट फार्सिकल कॉमेडीज लाइक अ मेड वर्ल्ड माई मास्टर्स 1605 में ये वर्क इनका आया था, एंड अ चेस्ट मेड इन Cheapside 1611 are remarkable for their vivacity and close acquaintance with London life। तो इनके जो फार्सिकल कॉमेडीज़ हैं मेड वर्ल्ड, माई मास्टर्स, जस्ट मेड इन चीपसाइड, ये इनके जो वर्क हैं वो लंदन की लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेगुइस ने इनके बारे में कुछ रिमार्क किया है। द मोस्ट मॉडर्न ऑफ द ह्यूमरिस्ट ऑफ द रेनेसा। तो लेगिस मिडिल्टन के लिए क्या कहते हैं, द मोस्ट मॉडर्न ऑफ द ह्यूमरिस्ट ऑफ द रेनेसा। तो रेनेसा टाइम पीरियड के जितने ह्यूमरिस्ट हैं उसमें सबसे मॉडर्निस्ट हैं। वुमेन बीवेयर वुमेन 1625 में ये वर्क इनका आता है। द बेस्ट ऑफ हिज ट्रेजेडीज, इनके जो भी ट्रेजेडीज है उसमें सबसे बेस्ट है वुमेन बीवेयर वुमेन। द सीन इज लेड इन इटली एंड डील्स विद द लाइफ ऑफ अ फेमस इटालियन कोर्टसेन। एक्चुअली इस प्ले का जो सीन है वो सेट होता है इटली में और किसके बारे में है, फेमस इटालियन कोर्टसेन के बारे में। मिडल्टन इज़ रिमेंबर्ड मेनली फॉर हिज द विच। एक्चुअली प्रेजेंट टाइम तक मिडल्टन को याद किया जाता है इनका एक वर्क है द विच टाइटल से, जो कि 1630 to 1600 तक इन्होंने इस पर वर्क किया और एक्चुअल में ये अपने एट द टाइम तक ये मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में था और एक्चुअल में ये पब्लिश्ड हुआ है, इसाक रीड ने इसे पब्लिश्ड कराया 1778 में, विच हैज़ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस विद शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो इनका जो वर्क है द विच, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है आज की डेट तक, तो इसकी वजह क्या है कि इसका ये जो मैकबेथ है शेक्सपियर का वर्क उससे एक मिलता जुलता है, क्योंकि मैकबेथ में भी विच की बारे में वहाँ पे हैं, विच भी कैरेक्टर्स हैं मैकबेथ की स्टोरी में। अ गेम ऑफ चेस
1625 A curious political allegory directed against Spain. अ गेम ऑफ चेस 1625 में आता है और ये क्यूरियस पॉलिटिकल एलिग्री है जो कि स्पेन के अगेंस्ट है. द चेंजलिंग अ पावरफुल प्ले वुड रैंक विथ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज. द चेंजलिंग है इनका ये पावरफुल प्ले माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी बहुत कमियां थी, अदरवाइज ये शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज है उसको बराबर है, उसके इक्वल ये सेट होता है द चेंजलिंग. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. द फोनिक्स 1603-4 में आया था. द ऑनेस्ट वॉर पार्ट 1 1604 में, और ये इन्होंने अकेले नहीं लिखा है, कोलैबोरेशन में लिखा है. किसके साथ? टॉमस डेकर और टॉमस डेकर के साथ. और इनका नेक्स्ट वर्क है जो है माइकल मास टर्म 1604 में आता है. अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन 1605 में आता है. द ब्लडी बैंक्वेट 1608 एंड 9 में आता है और इसको भी इन्होंने टॉमस डेकर के साथ ही कोलैबोरेट करके राइट किया है. मोर डिसेम्बलर्स बिसाइड्स वुमेन 1614 में आता है. अ फेयर क्वेरल 1600 में आता है, 1616 में. कोरिटिन विथ विलियम रावले, और इसको इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? विलियम कावले के साथ. द ओल्ड लॉ 1618-19, इसको भी इन्होंने विलियम रावले के साथ कोलैबोरेट किया है. और साथ ही एक और थर्ड कोलैबोरेटिव पार्टनर हैं, उसमें वो फिलिप मैसिंगर हो सकते हैं या टॉमस हेवुड. तो विलियम रावले तो हैं ही, अब विलियम मैसिंगर या टॉमस हेवुड इन दोनों में से भी एक लोग कोई थे. एनीथिंग फॉर अ क्विट लाइफ 1621, इसको इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया? जॉन वेबस्टर के साथ. द चेंजलिंग 1622 में आया था और इसको इन्होंने कोलैबोरेट किया है विलियम रावले के साथ. सिरिल टर्नर 1575-1625. सिरिल टर्नर का टाइम पीरियड है 1575-1625. His masterpiece are the Revenger's Tragedy 1607 and the Atheist Tragedy 1611. Both are set in Italy in a coarse and brutal war of crime and vice. Actually, सिरिल टर्नर का जो वर्क है उसमें सबसे फेमस है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी 1607 में आता है और एथिस्ट ट्रेजेडी 1611 में. और ये दोनों की सेटिंग होती है इटली में, और किस तरह के एटमॉस्फेयर में? कोर्स, ब्रूटल और क्राइम वाइस वाले जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसी में. जॉन वेबस्टर 1575-1624 टाइम पीरियड है जॉन वेबस्टर का. हिज टू मास्टरपीस आर द वाइट टेबल 1611 on the life of the celebrated Italian courtesan Vittoria and the Duchess of Malfi 1614 more closely neat play, both are melodrama. तो वेबस्टर के जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें है द वाइट डेविल 1611 में आता है, और ये इटालियन जो सेलिब्रेटेड इटालियन कोर्सन है विक्टोरिया, उनके लाइफ पर डिपेंड है. और द डचेस ऑफ माल्फी जो है माल्फी के डचेस पे बेस्ट है 1614 में आता है. और दोनों ही वर्क इनका जो है मेलोड्रामा है. एक्चुअली ये ट्रेजेडी लिखने जाते हैं बट ये कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंपोज कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं क्या? मेलोड्रामा. हिज अदर वर्क्स आर सीजर्स फॉल 1602 में आता है. ये कोलैबोरेट करते हैं इस वर्क के लिए किसके साथ? माइकल ड्रेटन, टॉमस डेकर, टॉमस मिडिल्टन एंड एंथनी मंडे. तो इन 4 लोगों के साथ ये कोलैबोरेट करके सीजर्स फॉल लिखते हैं. लेडी लेन 1602 में आता है और इसके लिए कोलैबोरेट करते हैं हेवुड और दूसरे राइटर के साथ. वेस्टवर्ड हो 1604 में आता है, कोलैबोरेट करते हैं टॉमस डेकर के साथ. नॉर्थवर्ड हो 1605 में आता है, इसको भी ये टॉमस डेकर के साथ कोलैबोरेट करके राइट करते हैं. द डेविल्स लॉ केस 1610 में आता है. द फियर मेड ऑफ इन 1625 में आता है और ये कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ? मैसिंगर और फोर्ड के साथ. अ क्योर फॉर अ कुकोल्ड 1625 में आता है और ये टॉमस हेवुड के साथ कोलैबोरेट करके राइट करते हैं. नेक्स्ट वन इज फिलिप मैसिंगर 83 to 1640. His works are a new way to pay old debts, printed in 1633, one of the most charming and realistic comedy. तो इनके जो वर्क्स है उसमें है अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, जो कि प्रिंट होता है 1633 में, और ये बहुत ही चार्मिंग और रियलिस्टिक कॉमेडी है. द रोमन एक्टर 1626 में आता है ये वर्क इनका. अ ट्रेजेडी है फुल ऑफ वायलेंस, ट्यूमल्ट एंड क्राइम.
तो ये ट्रेजिक वर्क है द रोमन एक्टर, और जब ट्रेजिडी है तो वायलेंस, टुमुल्ट, क्राइम ये सब देखने को मिलेगा ही। द मेड ऑफ ऑनर 1632 में वर्क आता है। द मोस्ट क्लासिकल ऑफ हिज प्लेस हैज़ यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इनके जो भी प्लेस है उसमें सबसे बेस्ट क्लासिकल का एग्जाम्पल है द मेड ऑफ ऑनर, और इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन और कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज जॉन फोर्ड 1586 to 1639। Ford had a melancholy and morbid temperament, gloom, tragedy and bloodshed had a strange fascination for him। एक्चुअली जो जॉन फोर्ड थे उन्होंने melancholy और morbid temperament के थे, तो इन्होंने उसी तरह के वर्क लिखे हैं जिसमें gloom, tragedy, bloodshed ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। His masterpiece is It is Pity She's War 1624 में आता है इनका ये मास्टरपीस, और ये स्टोरी है किस पर बेस्ड, स्टोरी ऑफ लव ऑफ अ ब्रदर फॉर हिज सिस्टर एंड इट्स ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस। तो यही इसका थीम है, इट इज़ पिटी शी इज़ वॉर, जो इनका मास्टरपीस 1624 में आता है। इनके कुछ अदर वर्क्स हैं। क्राइस्ट ब्लडी स्वेट 1613 में आता है ये वर्क। द विच ऑफ एडमंटन 1621 में ये वर्क आता है इनका, और इसको कोलैबोरेट करते हैं टॉमस डेकर और विलियम रावले के साथ। द सन्स डार्लिंग 1624 में आता है, और इसको भी ये कोलैबोरेट करते हैं डेकर के साथ। द लवर्स मिलॉन्कली 1628 में आता है। द ब्रोकन हार्ट 1628 में ये भी आता है। लव सेक्रीफाइस 1632 में आता है। परकिन वारबेक 1629 to 34 में ये लिखा गया है। द फ्रांसिस चेस्ट एंड नोबल 1635 to 36 में ये लिखा गया है। द लेडीज ट्रायल 1638 में लिखा गया है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन फोर्ड के। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।